प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की जो पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 3 उसका जो पहला पाठ है ध्वनि कविता उसे पढ़ेंगे। और बच्चों, इसके कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बच्चों, पहले हम कविता का पहला पद्यांश पढ़ते हैं। ध्वनि मतलब आवाज। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। तो बच्चों, ये कविता का पद्यांश जो है पहला और दूसरा वो मैंने आपके सामने पढ़ा है। अब हम इसकी व्याख्या की ओर जाते हैं। कवि का मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, अभी अभी तो उसके जीवन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार वसंत के आने से प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाती है, उसी तरह कवि भी अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से अपनी ख्याति फैलाना चाहते हैं। कवि अपने सपनों से भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरकर उन्हें सुबह दिखाना चाहते हैं। यानी वह अपनी कविता द्वारा वह आलस्य में डूबे और निराशा से भरे युवाओं को प्रेरित कर उन्हें उत्साह से भर देना चाहते हैं, ताकि वह नया सृजन कर सके। सृजन अर्थात निर्माण। तो बच्चों, कुल मिलाकर यहाँ पर जो ये कविता है, कवि के कहने का जो तात्पर्य है कि कुछ लोग अपने कर्तव्य से विमुख हो चुके हैं, तो उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलाना, कर्तव्य की ओर ले जाना कि कैसे हम अपने उद्देश्यों को मेहनत द्वारा पूरा कर सकते हैं, ये सब संदेश यहाँ पे कविता के माध्यम से कवि ने दिया है। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो ध्वनि कविता है, इसके पहले और दूसरे पद्यांश की व्याख्या बच्चों आपको समझ आ गई होगी और आपको ये भी पता चल गया होगा कि कवि यहाँ पर किस तरह का संदेश आप युवाओं को, आप विद्यार्थियों को देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वह आलस्य में डूब चुकी है, तो उन्हें आलस्य से जगाना है और कर्तव्य के प्रति उन्हें जागरूक करवाना है। अब जो युवा पीढ़ी कहते अपने कर्तव्यों को भूल चुकी है, अपने उद्देश्य के प्रति वह जागरूक नहीं है, तो ऐसे युवाओं को कवि ने ये एक तरह से यहाँ पर बच्चों संदेश दिया है। और पहले और दूसरे पद्यांश की जो व्याख्या की गई है कवि द्वारा, तो उसमें कहने का तात्पर्य कवि का यही है कि हम नया निर्माण करें, आगे हम बढ़ते जाएं। तो ये कवि के कहने का तात्पर्य है। जिस तरह से वसंत ऋतु भी मनोहर होती है, आकर्षक होती है, उसी तरह हमें भी अपने कार्यों से आकर्षक बनना है। अब आगे पढ़ती हूँ। पुष्प पुष्प से तंद्रा आलस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। अब देखो यहाँ पे जो फूलों के चित्र दिए हैं, तितली दी है, तो ये एक तरह से वसंत ऋतु का दृश्य दिया है प्रकृति का, कि हमें भी जीवन को इसी तरह से मनोहर बनाना है, सुंदर बनाना है। कहने का तात्पर्य कवि का ये है कि वसंत ऋतु के आने से पृथ्वी का या प्रकृति का जो दृश्य है वह पूरा का पूरा बदल जाता है। और वह ऋतु ऐसी मानी जाती है जो स्वास्थ्य के लिए तो अच्छी है ही, लेकिन जब हम प्राकृतिक रूप से सौंदर्य का आकलन करते हैं
तो कई गुना ज़्यादा वसंत ऋतु में सौंदर्य बढ़ जाता है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। कवि सोए रहने वाले प्रत्येक पुष्प यानी युवा की नींद भरी आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें जागरूक करना चाहते हैं। कवि उन पुष्पों को हरा भरा बनाए रखने के लिए उन्हें अपने नव जीवन के अमृत से सींचना चाहते हैं। कवि के जीवन में अभी वसंत का आगमन हुआ है। वसंत अर्थात खुशियाँ, उनका अंत बहुत दूर है। अभी उन्हें बहुत सारे काम करने हैं। अंत का मतलब है यहाँ मृत्यु से। कवि को ये लगता है कि अभी उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि अभी उनके जीवन में नई खुशियों का आगमन हुआ है। अभी तो उन्हें युवाओं को प्रेरित करना है उनके कर्तव्यों के प्रति। तो इसलिए कहते अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं और मेरी मृत्यु अभी नहीं हो सकती। कवि को ऐसा विश्वास है। तो बच्चों, जिस तरह से वसंत ऋतु प्रकृति के सौंदर्य को, वैसे तो प्रकृति आकर्षक है, सुंदर है, लेकिन जब वसंत ऋतु होती है तो कई गुना ज़्यादा दृश्य हमारा प्रकृति का आकर्षक बन जाता है। तो उसी तरह से जो हमारे काम है वह भी वसंत ऋतु में जैसे प्रकृति के सौंदर्य से बढ़ने से आकर्षक बनते हैं, वैसे ही हमारे काम भी आकर्षक होने चाहिए कि सभी के द्वारा उसकी सराहना की जाए। हम मेहनत करें, आलस्य को छोड़ दें और अपने कर्तव्यों के प्रति हम जागरूक हो जाएं। हम अपने उद्देश्यों को ना भूलें कि जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है। अगर आप जीवन में लक्ष्य नहीं रखेंगे तो आप फिर मेहनत नहीं करेंगे, फिर आप परिश्रमी नहीं हो सकते। जीवन में लक्ष्य रखिए और मेहनत कीजिए। तो अब बच्चों, आगे हम इसका जो एक कविता का सार बनता है, सारांश रूप में उसे बताने जा रहे हैं। तो आप बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो इसमें कवि मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। अभी अभी उनके जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली है जो अभी तक सो रही है। कवि कहते हैं वो सूर्य को लाकर इन अलसाई हुई कलियों को जगाएंगे और एक नया सुंदर सवेरा लेकर आएंगे। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन की खुशियों से भरना चाहते हैं। कवि बड़ी तत्परता से मानव जीवन को संवारने के लिए अपनी हर खुशी एवं सुख को दान करने के लिए तैयार हैं। वे चाहते हैं हर मनुष्य का जीवन सुखमय व्यतीत हो, इसलिए वे कहते हैं कि उनका अंत नहीं होगा जब तक वो सबके जीवन में खुशियां नहीं ला देते। ऐसा कवि का कहना है बच्चों। तो ये हमने इस तरह से सार रूप में कविता को पढ़ा, तो आपको इसका सार भी समझ आया होगा बच्चों। व्याख्या भी हम इसकी जान चुके हैं और सार भी हम इसका जान चुके हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको बच्चों अच्छे से समझ आ गई होगी कि ध्वनि कविता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है और इसके माध्यम से उन्होंने किस तरह का संदेश आप जैसे युवा पीढ़ी को देने का यहाँ पे प्रण लिया है। उनका मानना है कि जब तक युवा पीढ़ी आलस्य का त्याग नहीं करेगी तब तक वह अपने उद्देश्यों को पाने में सक्षम नहीं हो सकती। तो बच्चों, अब कुछ कठिन शब्द भी कविता में आए हैं तो उनका अर्थ भी जान लेते हैं। मृदुल, कोमल, गात, शरीर, पात, पत्ता, निद्रित, सोया हुआ, प्रत्यूष, प्रातः काल। तो ये बच्चों आपकी कविता में ये कठिन शब्द आए हैं। जब हमने कविता पढ़ी है तो उस समय ये कठिन शब्द हमने इसमें पढ़े हैं और इसका व्याख्या करते हुए भी आपको अर्थ समझ आ गया होगा। एक बार फिर से हम अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। तंद्रा आलस, नींद से अलसाया हुआ, लालसा अभिलाषा या इच्छा, सहर्ष खुशी के साथ
अनंत असीम मनोहर मन को हरने वाला। तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही।